चलो बेटा, देखो एक टेबल दे रखी है आपके, जिसमें सबसे पहले हम बात करें श्री सरस्वती नमः। इसमें इधर श्वसन जो है रेस्पिरेशन का बना रखा है, ठीक है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये होती है मेनली गैसेस, ठीक है ना। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, श्वसन। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे आगे ऑप्शन, तो अपने एटमॉस्फेयर में जो एयर है, वातावरणीय वायु है, वातावरणीय वायु, ठीक है। अब हमने एक बार पहले डिस्कस किया था कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस रहती है, नाइट्रोजन रहती है, ठीक है। हाँ 78 या हाँ लगभग। फिर अपने ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 159 और 0.3, 159 कौन है, ऑक्सीजन, और 0.3 कौन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। ये एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है, वातावरणीय वायु की बात कर रहा है, ठीक है। फिर है हमारी जो एल्वोलाई है, एल्वोलाई मतलब कूपिका, वायु कूपिका, वायु कूपिका। अब हमने ये सीखा है कि कौन सी प्रोसेस, कौन सी प्रक्रिया, डिफ्यूजन यानी विसरण प्रक्रिया, कौन सी। और विसरण में क्या होता है सब, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या वो मूवमेंट करती है, गति करती है, गैस जाती है। तो यहाँ पे 59, तो अब वातावरण से वायु किधर आएगी, कूपिका में, बोलो इधर ही आएगी ना। तो इधर इसमें लिख रखा है 104 और 40, 104 एंड 40, ठीक है। ऑक्सीजन और CO2 वातावरण में कितनी है, जब श्वसन आप क्या करोगे, इंस्पिरेशन करोगे, अंदर श्वसन करोगे, तो यहां से किधर आएगी, अधिक से, हमने पढ़ा ना गैसीय विनिमय कहाँ होता है, कूपिका में। तो वहां जब बाहर से हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं, अंतर श्वसन कर रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन कहाँ आ रही है, कहाँ आ रही है, ये आ रही है कूपिका में। कहाँ आ रही है, कूपिका में, ठीक है। वायु कूपिका हो गया, समझ गया। फिर है अनॉक्सीकृत रक्त, अनॉक्सीकृत रक्त का मतलब, हाँ अनॉक्सीकृत रक्त, डीऑक्सीडेटेड ब्लड बोलते हैं इसको। ये इसमें ज्यादा कौन होगी, O2 या CO2, तो वही दे रखा है इसमें, CO2 ज्यादा होगी। O2 का जो है आपका डिजिट वो है 40 और CO2 का है 45, ठीक। अब हम किसकी बात करेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, ऑक्सीजनित रक्त, ये जनित, ऑक्सीजनित रक्त। अब इसमें कौन होगा ज्यादा, O2 होगा ना, CO2 कम होगा, तो हो जाएगा 95 और 40। और फिर ये ब्लड फाइनली किसको देता है, टिश्यू को, RBC किसको लेके आई, ब्लड को, हीमोग्लोबिन से बाइंड हो गई। अब हीमोग्लोबिन किसको देगा, उत्तकों को। RBC क्या एक सेल है ना, कोशिका है ना खुद, कोशिका से कहाँ जाएगा, उत्तकों में, उत्तकों से कहाँ जाएगा, अंगों में, अंग तंत्र, ऐसे जाएगा आगे से आगे। तो अब यहाँ पे आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, O2 CO2 का मान, हाँ O2 तो यूज हो जाएगी ना, ये वाला यहाँ पे हो जाएगा वापस पैटर्न। हम कहते हैं कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, द्विसंचरण होता है, त्रिसंचरण तंत्र हमारे पास पाया जाता है, प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड चलता रहता है वो, ठीक है। तो जब टिश्यू यूज कर लेते हैं, टिश्यू यूज कर लेते हैं किसको, ऑक्सीजन को, तो जो ब्लड होता है वो कौन सा होता है, अशुद्ध होता है। तो इसमें 45 कौन हो जाएगा, CO2, क्लियर। ये छोटी सी टेबल है, छोटा तीर घाव करे गंभीर, ठीक है ना, ध्यान रखना इसका, ये आपको पता होना
चाहिए। ठीक है, सीधा सा ये ऐसा कैसा इनमें से किसी का पूछ लिया जाता है मान। ठीक है, नोट करो बेटा फटाफट। हो गया। चलो अब देखते हैं हम गैसों का परिवहन। किसकी बात करें? गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ? अरे बोलो बोलो, अब बोलो सही, बोल भी दो। है, नहीं बोलोगे? बस हंसते रहोगे। मैं भी सुबह से नहीं हंसा हूँ। हंसाओ, हंस हंसाओ ना। है, नहीं हंसा रहे? हंसाओ हंसाओ। कुछ नहीं हुआ, कुछ तो है। चलो चलो। देखिए, ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन, इसका लगभग 97%, ऑक्सीजन का 97% परिवहन जो है बेटा, वो आरबीसी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? दिख तो रहा ना ये, आरबीसी के द्वारा। चलो एक चेंज कर लेते हैं इसको, चेंज कर लेते हैं, है ना। ये दिख रहा है, 97% ऑक्सीजन जो है इसका परिवहन आरबीसी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? हाँ, आरबीसी के द्वारा होता है। कितना परसेंट?
97%, ठीक है। और 3% जो ऑक्सीजन है उसका परिवहन प्लाज्मा की गुलित अवस्था से होता है। प्लाज्मा की गुलित अवस्था, गुलित अवस्था में होता है, ठीक है। क्या हुआ? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अरे बहुत 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 धन्यवाद, आपकी वजह से वीडियो वाले भी तो दुआ देंगे आपको, ठीक है। हाँ, चलो, ठीक। तो 97% कहाँ से हो रहा है? आरबीसी के द्वारा। और 3% जो ट्रांसपोर्टेशन है किसका? ऑक्सीजन का, वो जो प्लाज्मा है उसकी गुलित अवस्था। कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें बेटा, तो लगभग 70% CO2 का जो परिवहन है वो बाइकार्बोनेट के रूप में, किस रूप में? बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, ठीक है। फिर बात करें तो 20 से 25%, 20 to 25% जो परिवहन है CO2 का आरबीसी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? आरबीसी के द्वारा होता है। और 7% जो परिवहन है CO2 का वो प्लाज्मा की गुलित अवस्था, प्लाज्मा की गुलित अवस्था के द्वारा होता है। समझ गए? तो गैसों का परिवहन कैसे क्या हो रहा है? O2 का और CO2 का, O2 का इस तरह से और CO2 का इस तरह से। नोट करो, छाप दो। हमने कहा था दाब प्रवणता में अंतर। गैसों की विनिमेयता को प्रभावित करने वाले कारक हमने 3 पढ़े, 3 फैक्टर हमने
डिस्कस किए थे, कौन कौन से याद है क्या? हाँ, मिशन झिल्ली की मोटाई, आंशिक दाब में परिवर्तन, और हाँ, घुलनशीलता या विलेयता। ठीक है, अब उसमें से एक है आंशिक दाब, एक है हमारा आंशिक दाब, आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं, पी से दर्शाते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। अगर ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? PO2, और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए PCO2, ऐसे हम लिखेंगे, ध्यान रखना इसको, आंशिक दाब को। तो ये क्या होता है? गैसों के मिश्रण में, गैसों के मिश्रण में, मिश्रण में एक अकेली, एक अकेली गैस का दाब में योगदान, दाब में योगदान, एक अकेली गैस का दाब में योगदान क्या कहलाता है? आंशिक दाब कहलाता है, आंशिक दाब कहलाता है, आंशिक दाब कहलाता है। हाँ, नहीं नहीं, वो कुछ भी गैसों के मिश्रण में एक अकेली गैस का अगर दाब में जो योगदान है वो क्या कहलाता है? आंशिक दाब कहलाता है। इसे किससे दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं? पी से। अगर इसका फॉर्मूला, हालांकि शायद आपके एनसीईआरटी माता ने नहीं दे रखा है, आप ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला होता है पी मतलब आंशिक दाब, और प्रतिशत किसका? गैसों का। ठीक है, प्रतिशत गैसीय जो दे रखा होता है, 100 × 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है? 760 mmHg। ये क्या है? इसका फॉर्मूला है बेटा, किसका? आंशिक दाब का। ठीक है, तो लिखो डेफिनेशन आंशिक दाब की। पी से इसको डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, और इनको ऐसे लिखते हैं PO2 PCO2, और ये फॉर्मूला। हम्म,
चले आगे। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं इस फॉर्मूले के बेस पे कि पी और जो है ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का आंशिक दाब आप निकालिए। वायुमंडल में। हाँ, नहीं नहीं, ये तो लिक्विड में आ गई। हम मैंने अभी बताया ना 78%, हमें परसेंट में देखना है। ये तो ml है, मिलीलीटर में है, परसेंट में देखना है। तो ऑक्सीजन कितनी होती है? 98 होती है, 78 तो नाइट्रोजन होती है 78 तो। अरे, अपॉन, ठीक है, इंटू 1 atm एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है कितना है? 760। आंसर बताओ मेरे को। ये फॉर्मूला वगैरह बुक में नहीं है, आप ध्यान रखना। हम्म, 15 पॉइंट। हाँ भाई, एक आंसर आ रहा है मेरे पास, 15.96। और कोई? युति जी। हाँ हाँ। अब हम देखो टेबल में क्या लिखा, क्या लिखा टेबल में। अब क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अब वो किस में आ गया हमारे पास, उसका आंशिक दाब मिलीलीटर में आ गया। क्लियर है? तो ऐसे आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत? हम्म। चले आगे। ये फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है ना, आंशिक दाब निकालने के लिए। आपको CO2, N2, O2 जो भी है। हाँ भाई, अब हम बात करें किसकी, हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन, ये क्या होता है साहब? हमारा श्वसन वर्णक आरबीसी में होता है, ठीक है। इसमें कौन सा वो आयन होता है हमारा? Fe। Fe, आयरन, लोहा, ठीक है ना, वो इसके अंदर होता है। और हम कहते हैं ये क्या करता है, हमारे रक्त को लाल रंग देता है। मैंने पहले भी कहा था, जहां वर्णक शब्द आ जाए, पिगमेंट शब्द आ जाए आपके बायो में, उसका मतलब क्या है, काम क्या है? हाँ, रंग देता है, कलर देना उसका। तो ये हम कहते हैं साहब, हमारे रक्त को कैसा रंग देता है? लाल रंग देता है। इसमें आयरन जो Fe वो पाया जाता है, जिसे आप फेरस कहते हो, आयरन कहते हो, लोहा कहते हो अपनी भाषा में। अच्छा, इसको मैं तोड़ूं, क्या करूं, इसको अगर तोड़ दूं तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक हिम और एक ग्लोबिन। ग्लोबिन, दो पार्ट आपको नजर आ रहे हैं। ये जो हिम वाला पार्ट है, ये नॉन प्रोटीन होता है, इसमें किसी भी तरह का कोई प्रोटीन भाग नहीं होता है। और जो Fe होता है हमारा, उन्हें वो यहीं रहता है। ये जो ग्लोबिन है, ये क्या है? प्रोटीन भाग। एक तरीके से ग्लोबिन क्या होती है? प्रोटीन होती है, ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन को अगर हम तोड़ें तो एक हिम निकल के आता है,
जहाँ हमारा जो आयन है कौन सा, आयरन, Fe, फेरस, लोहा, वो यहाँ पे, और ग्लोबिन क्या, एक प्रोटीन है। ठीक है, अब हमने कहा इस हीमोग्लोबिन, एक अणु हीमोग्लोबिन के से 4 अणु ऑक्सीजन अणु जुड़ते हैं। ठीक है, एक अणु हीमोग्लोबिन से 4 अणु ऑक्सीजन के क्या होते हैं, जुड़ते हैं, बाइंड करते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, क्या बन गया, इसे क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं इसे, बोलो, क्या कहेंगे इसको, लिख दो यहां, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और एक अणु हीमोग्लोबिन से 4 अणु ऑक्सीजन के बाइंड होते हैं, जुड़ते हैं साहब। अच्छा, ये कब जुड़ते हैं साहब, ये जुड़ते हैं जब हमारे ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब है वो क्या होता है, ज्यादा। जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ऑक्सीजन जो है जुड़ेगी जाके हीमोग्लोबिन से। ठीक है, इनमें आपस में एक वो एकता नजर आएगी, है, प्रेम भाव नजर आएगा। ठीक है, दोनों जुड़ जाते हैं। लेकिन इनमें रायता कब फैलता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से वापस हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं, रायता फैल जाता है। कब फैलता है रायता, जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाता है। जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तब ऑक्सी हीमोग्लोबिन से वापस हीमोग्लोबिन अपने रास्ते, ऑक्सीजन अपने रास्ते। ठीक है ना, मेरी मम्मी को पसंद नहीं तू, तेरा गोरा मुंह, है ना, वो गाना ना एक, बस टक हटा दिया, चल भाई। अच्छा, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने को, इनका निर्माण जब होता है तो उसे ऐसे कोई कारक हैं जो प्रभावित करते हैं या बनने से रोकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती PCO2, ठीक है, और H+ आयन की सांद्रता, ये कोमा है भाई, H+ आयन की सांद्रता तथा तथा और बोलो आपका CO2, आंशिक दाब कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, H+ आयन की सांद्रता, और बोलो बोलो, नहीं पता, तापमान, कि ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये कम होंगे कुपिका में तो हमारा इधर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्यों, क्योंकि उसमें फिर ये ज्यादा होगा। तो अभी हमने ये तो पढ़ा, ये ज्यादा होगा तो क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर इनकी मात्रा ज्यादा हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी ना, रायता फैल जाएगा, रायता फैल जाएगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन वापस टूट जाएगा। आ रही बात समझ में, यहाँ तक बोलो, नोट करो इसको।